हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे। आज जो हम सीरीज देखने वाले हैं उसका नाम है हरलैंड कोवेन शेल्टर, जो कुछ ही महीने पहले ही आया था। सीरीज में कुछ बच्चे गायब होने लगते हैं और वो क्यों हुए और कैसे हुए और उनके साथ आगे क्या हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो पर आते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम 1998 न्यू जर्सी में एक बड़े से घर को देखते हैं, जहाँ हम कुछ बच्चे को देखते हैं और उनके साथ एक लेडी भी बात कर रही होती है। वो लेडी उन्हें बताती है कि उनके साथ फिर कभी ऐसा नहीं होगा, तुम सब अब सेफ हो। और तभी घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे होते हैं, जिससे वो लेडी उन बच्चों को एक शेल्टर में ले जाने के लिए बोलती है। उस लेडी के साथ एक लड़का भी होता है। वो लड़का उन बच्चों को एक शेल्टर के अंदर ले जाता है और बाहर से गेट को लॉक कर देता है। फिर हम 25 साल बाद कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका के एक बीच में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ब्रैड है। ब्रैड किसी से बात कर रहा होता है। वो फोन में कहता है कि हम वापस अमेरिका आ गए हैं और मुझे कॉल बैक करना करके। दरअसल सामने वाला पर्सन फोन रिसीव नहीं करने के कारण ब्रैड एक वॉइस नोट भेजता है। तभी हम ब्रैड के बेटे मिकी को देखते हैं, जो वहीं पर बास्केटबॉल खेल रहा होता है। मिकी अपने डैड से बोलता है कि शायद हमें यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि अगर यहाँ पर सही नहीं चला तो फिर वापस चले जाएंगे। और तभी मिकी की मॉम भी वहाँ आ जाती है और वो तीनों एक ब्यूटीफुल मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर शाम हो जाती है और वो लोग वहाँ से कार से जाने लगते हैं। मिकी के डैड कार में अपने फेवरेट म्यूजिक चला रहे होते हैं, जिसमें मिकी बोलता है कि गाने चेंज करने को, जिसमें मिकी के डैड उसे भी साथ में गाने के लिए बोलते हैं और वो लोग साथ में गाना गाने लगते हैं। फिर अचानक से साइड से एक ट्रक आकर उनके गाड़ी में क्रैश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है और हम देखते हैं कि मिकी अभी तक ठीक है और कार के बाहर उसके डैड नीचे गिरे रहते हैं। एम्बुलेंस से एक आदमी उतरता है और मिकी के डैड को चेक करता है, जो थोड़ा बहुत होश में रहता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में 4 महीने बाद हम मिकी को देखते हैं, जो अपने बुआ के साथ रह रहा होता है और उसकी मम हॉस्पिटल में होती है। मिकी को अपनी बुआ के साथ रहना पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी बुआ उसकी मॉम को पसंद नहीं करती थी। खैर, मिकी अपनी बुआ से कहता है कि उसे अपनी मॉम से मिलना है, जिसमें उसकी बुआ कहती है कि डॉक्टर ने मना किया उसकी मॉम से मिलने से, क्योंकि उसकी मॉम की कंडीशन ठीक नहीं है। मिकी फिर स्कूल के लिए निकलता है। घर से निकलते ही उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम आर्थर स्पेंडर होता है। वो मिकी को स्कूल ले जाने आया रहता है, क्योंकि आर्थर का डैड स्कूल का एक मेंबर रहता है, जिनको पता रहता है कि मिकी न्यू ज्वाइन किया, तो उन्हें वो लेने आए रहते हैं। आर्थर मिकी के बारे में पहले से जानता है और मिकी के डैड की भी मौत हो चुकी है, ये भी जानता है। खैर, मिकी उस लड़के को मना करता है और वो पैदल ही स्कूल जाने लगता है। रास्ते में उसे वही म्यूजिक सुनाई देता है जो उसी एक्सीडेंट वाले दिन में अपने पेरेंट्स के साथ गा रहा था। और उसे एक अजीब सा घर भी दिखता है और उस घर में एक ओल्ड लेडी भी दिखती है विंडो पर। मिकी उस ओल्ड लेडी को इग्नोर करके वो स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचते ही उसे वही लड़का मिलता है जिसका नाम मिकी स्पून नाम देता है। मिकी स्पून से उस घर के बारे में पूछता है। इसमें वो मिकी को बताता है कि लोगों का कहना है कि उस घर में एक बैड लेडी रहती है जो काला जादू करती है, लेकिन उस घर में कोई नहीं रहता है बोलकर उसे कैमल सेरेमनी में ले जाता है, जो फ्रेशर के लिए होता है। वहां जाते ही मिकी की नज़र एक लड़की से मिलता है, जो दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बास्केटबॉल टीम का कैप्टन ट्रॉय आता है और उससे बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन मिकी उसे मना कर देता है, ये बोलकर कि वो बास्केटबॉल अब नहीं खेलता, जिसमें ट्रॉय उसकी मजाक उड़ाता है। तभी ट्रॉय की गर्लफ्रेंड रेचल आ जाती है उसी लड़की के साथ जिससे मिकी ने कुछ देर पहले देखा था। फिर रेचल मिकी को उस लड़की से इंट्रोड्यूस कराती है जिसका नाम एशली होता है। रेचल एशली को क्लास के बाद डांस प्रैक्टिस के लिए फील्ड पर आने के लिए बोलती है और वो मिकी को एशली का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाती है। खैर, मिकी और एशली एक दूसरे से बात करते हैं और एशली भी रिसेंटली शिफ्ट हुई है और उसका भी आज स्कूल में फर्स्ट डे रहता है। वो दोनों फिर लॉकर रूम की तरफ जाते हैं। वहाँ मिकी को मिस फ्रीडमैन मिलती है। उसके डैड के साथ जो भी हुआ उसके लिए उसे अफसोस है और बताती है कि उसके डैड जब उसके एज में थे तो बहुत स्मार्ट थे और उनके 4th पीरियड्स के क्लास में भी थे। फिर मिकी को भी उनके क्लास में आना होगा बोलकर वहाँ से चले जाती है और एशली भी अपना शेड्यूल चेक करती है, जिसमें उसका भी सेम क्लास होता है। खैर, मिकी और एशली एक दूसरे को कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं और स्कूल के बाद शाम को डिनर का प्लान करते हैं। फिर वो दोनों कुछ फोटो साथ में क्लिक कर अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद मिकी एशली के ट्रेनिंग में उससे मिलने जाता है और उसे दूर से ही मैसेज करता है। फिर मिकी बास्केटबॉल कोर्ट में चला जाता है। मिकी अपने डैड के मौत के बाद से बास्केटबॉल खेलना बंद कर दिया रहता है, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं बास्केटबॉल पर ही रहता है। खैर, मिकी बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर देख रहा होता है और तभी ट्रॉय मिकी को खेलने के लिए उकसाता है। फिर मिकी भी खेलने लगता है और मिकी यहाँ पर अच्छा खेल रहा होता है, इसलिए ट्रॉय मिकी को चीटिंग करके उसे हरा देता है। फिर वहाँ पर स्पून मिकी से मिलता है और उससे बातें करता है। मिकी उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है। फिर वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मिकी घर जाते वक्त उसे वही अजीब से घर से म्यूजिक का आवाज आता है, जो सुन के वो उस घर की तरफ बढ़ता है। उधर जाते ही उसे एक पत्थर दिखता है जिसपे कुछ कोट्स लिखे थे। वो आगे बढ़ता है और उसे वही ओल्ड लेडी दिखती है जिससे उसने खिड़की के पास देखा था।
वो ओल्ड लेडी मिकी को उसके नाम से बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे डैड मरे नहीं है, वो अभी जिंदा है। फिर वो ओल्ड लेडी घर के अंदर चले जाती है। ये सुनकर मिकी शॉक हो जाता है, फिर दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा होता है और तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एमा होता है। मिकी उस लड़की को बोलता है कि यहाँ एक ओल्ड लेडी थी जो कह रही थी उसके डैड अभी जिंदा है। जो सुनकर वो लड़की को लगता है कि मिकी उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो मिकी को बोलती है कि डराने का कोई नया आइडिया सोचे। फिर वो वहाँ से चले जाती है। फिर मिकी भी घर जाने लगता है। रास्ते में वो एस्ली से बात करता है और उसे शाम को 6 बजे मिलने का प्लान करता है। फिर मिकी घर जाके वहाँ से उसी रेस्टोरेंट पे जाता है और एस्ली का वेट करता है। बहुत देर हो जाता है लेकिन एस्ली अभी तक आई नहीं थी। फिर मिकी एस्ली को मैसेज करता है लेकिन एस्ली कोई रिप्लाई नहीं देती। रात हो जाती है और हम मिकी की बुआ को थेरेपिस्ट से बात करते हुए देखते हैं और तभी मिकी भी घर आ जाता है। वो उनसे अपने मॉम से मिलने के बारे में पूछता है जिसके लिए उसकी बुआ मना कर देती है, जिससे मिकी उनके ऊपर गुस्सा होता है और उसके डैड का मरने का दोष उनको देता है। फिर मिकी उसी अजीब से घर की तरफ चले जाता है। वहाँ वो उस ओल्ड लेडी को जोर जोर से बुलाता है और तभी पुलिसमैन आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उसका नाम और पता पूछता है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। थोड़ी देर बाद मिकी की बुआ उसे छुड़ाने आ जाती है और पुलिस ऑफिसर मिकी को वार्निंग देता है और उसकी बुआ को बताता है कि मिकी हॉवर्ड एवेन्यू गया था, यानी वो अजीब से घर का नाम है हॉवर्ड एवेन्यू। ये सीन में हम ये भी देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर पहले से मिकी की बुआ को अच्छे से जानता था। खैर उसकी बुआ मिकी से पूछती है कि वो उस घर पर क्यों गया था। फिर उसकी बुआ बताती है कि कुछ सालों पहले एक बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आई थी और उन्हें लगता था कि उसे उस बैट लेडी ने ले गई। फिर कुछ दिनों बाद मिकी के डैड भी उस बैट लेडी के घर के अंदर गए थे, लेकिन मिकी के डैड जब से इस घर से वापस आए उनका बिहेवियर बहुत ही बदल गया था। नेक्स्ट डे मिकी स्कूल जाता है। वहाँ ट्रॉय और उसका दोस्त बक मिकी को परेशान करने लगते हैं और तभी वहाँ स्पून आ जाता है और वो उनकी बेइज्जती करता है, जिससे बक को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला ही रहता है। तभी मिकी उसे रोक लेता है और सबक सिखाता है। फिर मिकी अपनी हिस्ट्री के क्लास में जाता है जहाँ देखता है कि एस्ली अभी तक आई नहीं थी। फिर वहाँ से वो रेचल से भी बात करता है लेकिन वो कहती है कि उसे भी नहीं पता, जिससे मिकी को कुछ समझ नहीं आता है कि एस्ली आखिर जा कहाँ सकती है। खैर कैंटीन में मिकी एमा को देखता है जो उसे उस घर के बाहर मिली थी। एमा को बक परेशान कर रहा होता है और तभी वहाँ मिकी चले जाता है और एमा के पास बैठ जाता है। फिर स्पून भी वहाँ आ जाता है। फिर एमा उससे पूछती है कि वो बैट लेडी के घर में क्या कर रहा था। वो उसकी बातों को घुमाता है और रिप्लाई नहीं करता। उसी रात मिकी बैट लेडी के घर जाता है जहाँ एमा और स्पून बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों मिकी का हेल्प करते हैं बैट लेडी के घर के अंदर जाने में और मिकी अंदर जाके बैट लेडी को बुलाता है और वो अपने डैड के बारे में पूछता है। लेकिन वहाँ अचानक से म्यूजिक बजना शुरू होता है और इधर घर के बाहर एक आदमी सूट पहने हुए आता है। एमा और स्पून छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आदमी उन्हें देख लेता है और वो आदमी उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उधर मिकी को वहाँ पर एस्ली का लॉकर का स्टिकर मिलता है। फिर वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो एमा और स्पून को बताता है कि जो म्यूजिक प्ले हो रहा था वो म्यूजिक मिकी और उसके फैमिली वाले हमेशा सुनते थे और वो बटरफ्लाई के बारे में भी बताता है। फिर थोड़ी देर बाद एमा उधर से चले जाती है। फिर मिकी और स्पून एस्ली के घर जाते हैं जहां मिस कैंड को देखते हैं, लेकिन वहां पुलिस ऑफिसर भी रहते हैं और वो मिकी और स्पून को उन्हें मिलने नहीं देते और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। देन उसी वक्त मिकी मिस कैंड को एस्ली के बारे में कहता है, लेकिन मिस कैंड कहती है कि उनकी कोई बेटी ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम बैट लेडी को देखते हैं जो उसी का एक आदमी उसे ढूंढ निकालूंगा कहता है, लेकिन बैट लेडी उसे गोली मार देती है क्योंकि वो आदमी बैट लेडी के पीठ पीछे वो लड़कियों को बेचा करता था। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम पुलिस स्टेशन में होते हैं जहाँ मिकी और स्पून को लॉकर रूम में रखा हुआ था। मिकी और स्पून एस्ली के बारे में बात करते हैं। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि अगर एस्ली मिस कैंड के यहाँ नहीं रहती थी तो कहाँ रहती थी और वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो उसके बैग में सेम वही बटरफ्लाई टैटू रहता है जो मिकी ने एमा और स्पून को कहा था। वो उस टैटू को मिटाने की कोशिश करती है लेकिन वो टैटू नहीं मिटता। इधर मिकी की बुआ पुलिस स्टेशन आ जाती है और स्पून के डैड भी आ जाते हैं। फिर स्पून अपने घर चले जाता है और मिकी अपनी बुआ के साथ जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर कैन की वाइफ खाना देने आई थी। उसी वक्त वो शीरा से भी मिलती है। वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए वो थोड़ी देर बात करते हैं। फिर कैन की वाइफ उसे ब्रैड के लिए सॉरी कहती है। और एक और बात मैं बता दूं कि पुलिस ऑफिसर कैन और उसकी वाइफ हैना ट्रॉय की पेरेंट्स हैं। थोड़ी देर बाद मिकी और उसकी बुआ घर जाने लगते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं। उसकी बुआ उसे उसकी मॉम के बारे में बताती है कि उसकी मॉम जल्द ही डिस्चार्ज होने वाली है। इधर हम देखते हैं कि रेचल फोन में ट्रॉय के साथ बात कर रही होती है। तभी घर के बाहर कोई आता है और रेचल के पास एक गन भी होता है। वो उस गन को पकड़ के बाहर देखने जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम ट्रॉय को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात करता है। उसकी मॉम थोड़ा परेशान रहती है जो ट्रॉय देखकर बोलता है कि उसके डैड की वजह से परेशान हो। उसकी मॉम नहीं बोलती है तुम्हारे डैड से क्यों परेशान होंगी। फिर तभी वहाँ ट्रॉय के डैड भी आ जाते हैं। ट्रॉय की मॉम मिकी की बुआ के बारे में बताती है जिसमें ट्रॉय के डैड बताते हैं कि वो अपने भतीजे से मिलने आई थी। इस सीन में हम ये समझते हैं कि मिकी की बुआ और ट्रॉय की मॉम एंड डैड पहले से एक दूसरे को जानते थे। खैर सुबह होती है, हम मिकी, एमा और स्पून को देखते हैं जो स्कूल में वो लोग एस्ली के बारे में बात करते हुए डेविड की फोटो देखते हैं। डेविड वही लड़का होता है जो बहुत साल पहले गायब हो गया था, जो मिकी का डैड के फ्रेंड थे। खैर मिकी मिस फ्रीडमैन से बात करता है एस्ली के रिलेटेड। मिस फ्रीडमैन उसे
बताती है कि एस्ली ने स्कूल छोड़ दिया है और मिकी को उसके सीट में बैठ जाने के लिए बोलती है। हिस्ट्री क्लास में उन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें उन्हें उनके पार्टनर चूज करने होते हैं। रेचल मिकी को चूज करती है बक के बजाय। फिर बक ट्रॉय को ये बात बताता है और उसे भड़काता है। क्लास खत्म होने बाद मिकी, स्पून और एमा हॉस्पिटल में मिस कैंट से मिलने जाते हैं जिससे वो उस रात एस्ली के घर पर मिले थे। वो उनसे एस्ली के बारे में पूछते हैं लेकिन मिस कैंट बोलती है कि वो किसी एस्ली कैंट को नहीं जानती और फोटो भी देखकर बोलती है कि मैंने पहले कभी इसे नहीं देखा। फिर वो इतना बताती है कि उसके पति को जिसने मारा तो उसके फेस पर एक ऑक्टोपस का टैटू था। इधर हम एक छोटा सा सीन देखते हैं उसी अजीब से घर का, जहाँ वही बैट लेडी का बॉडीगार्ड वाला आदमी घर के पीछे गड्ढा खोद के एक डेड बॉडी दफन करता है और ये वही आदमी का डेड बॉडी होता है जो बैट लेडी ने मारा था। फिर हम मिकी को अपने घर में देखते हैं। मिकी अपने डैड के कैप को देखकर उसे डेविड डिलन की फोटो से मैच करता है जो कि सेम कैप रहता है। फिर वो अपनी बुआ से उसके बारे में पूछता है। उसकी बुआ उसे बताती है कि बचपन में वो और उसका डैड एक टीम में थे और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। फिर मिकी पूछता है डिलन जब गायब हुआ था कितने दिन बाद मेरे डैड उस घर के अंदर गए थे, जिसमें उसकी बुआ बताती है कि शायद एक हफ्ते बाद। फिर रात हो जाती है और आधी रात को एमा मिकी के घर आती है। फिर वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं। एमा मिकी से उसके मॉम के बारे में पूछती है जिसमें वो बताता है कि उसकी मॉम पहले एक टेनिस प्लेयर थे लेकिन उन्हें डिप्रेशन के कारण वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल पाते थे, इसलिए उन्हें टेनिस से रिटायर होना पड़ा और अभी उनका एक क्लिनिक में इलाज चल रहा है जिसमें एमा उनका नाम पूछती है। मिकी बताता है कि उनका नाम कैटी हैमर है, जो एमा सुन के शॉक होती है क्योंकि वो उनकी फैन थी। फिर एमा कुछ बात बताने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पे बैट लेडी का गार्ड उन्हें उधर से देख रहा होता है। फिर वो गार्ड वहाँ से जाने लगता है जिसमें मिकी उसके पीछे भागता है। वो आदमी अपने कार में भागने वाला ही रहता है कि मिकी उसके कार के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो आदमी गाड़ी रोकता है। मिकी उससे पूछता है कि तुम बैट लेडी के घर में क्या कर रहे थे और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिसमें वो आदमी बोलता है कि तुम अभी ये सब जानने के लिए तैयार नहीं हो और उसे धमकी देता है कि मेरे बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी फ्रेंड जिंदा नहीं बचेगी और वो वहाँ से चले जाता है। फिर एमा भी वहाँ आ जाती है। एमा और मिकी घर आ जाते हैं और एमा मिकी के चोटों पर दवाई लगा रही होती है। मिकी उसे बताता है कि बैट लेडी ने उसके डैड जिंदा है कहा था, जिसमें एमा बोलती है कि क्या तुम्हें बैट लेडी के बातों पर विश्वास है, जिसमें मिकी विश्वास तो नहीं है लेकिन काश ये सच होता। फिर एमा एस्ली और अपने मॉम पर फोकस करने के लिए बोलती है। फिर एमा वहाँ से घर चले जाती है। अगली सुबह मिकी और उसकी बुआ मिकी के मॉम से मिलने जाते हैं। फिर मिकी के मॉम उनके साथ घर जाने को तैयार रहती है। डॉक्टर उन्हें 2:30 बजे से वापस लाने के लिए कहती है। सीरा अपनी कार और घर की चाबी मिकी की मॉम को दे देती है और वो खुद होटल में रुकने चले जाती है ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। मिकी अपने मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है और उन्हें एक टेडी गिफ्ट करता है। फिर वो दोनों बात करते हुए घर चले जाते हैं। इधर स्कूल में मिस फ्रीडमैन मिस्टर वी के रूम में जाती है और उनके लैपटॉप को चेक करने लगती है लेकिन लैपटॉप में पासवर्ड लगा रहता है। फिर वो ड्रॉ में चेक करती है। उन्हें ड्रॉ में से एस्ली का फोटो मिलता है जो देखकर वो हैरान होती है। इधर हम मिकी के मॉम को देखते हैं जो मिकी को स्कूल ड्रॉप करने जाती है लेकिन मिकी को तब उसके डैड का याद आता है, जिसमें मिकी की मॉम भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसे मोटिवेट करती है। फिर मिकी स्कूल चले जाता है। स्कूल में मिकी एस्ली और उसके साथ खींचे हुए फोटोज को देख रहा होता है और उसे एक फोटो में एस्ली किसी को देखकर डरी हुई दिख रही होती है। फिर मिकी एमा और स्पून को ये बात बताता है। फिर वो लोग भी उस फोटो को अच्छे से देखते हैं और उन्हें एक लड़की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोटो लेते हुए दिखती है जिसका नाम विटनी है। फिर वो लोग उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं जहां उन्हें लकीली उसी वक्त का फोटो मिल जाता है जिसमें उन्हें एक आदमी दिखता है जिसके फेस में ऑक्टोपस का टैटू रहता है, यानी कि वही आदमी जिसे मिस कैंट ने बताई थी। फिर एमा उन्हें एक टैटू आर्टिस्ट के पास ले जाती है और उससे वो फोटो दिखाकर पूछती है क्या तुम जानते हो ये टैटू किसने बनाया होगा, जिसमें वो आर्टिस्ट बोलता है कि ये टैटू तो पहली बार मैं देख रहा हूँ और उससे उस आदमी के बारे में भी नहीं पता। फिर एमा मिकी और स्पून को बाहर भेज देती है और वो उस आर्टिस्ट से पूछती है कि उसने जो बटरफ्लाई वाला टैटू बनाया वो मिट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसने तो टेम्पररी वाला टैटू बनवाया था, जिसमें वो आर्टिस्ट बोलता है कि मिट जाएगा, उसने लंबे समय तक टिकने वाला इंक यूज किया है। फिर एमा उसे पूछती है कि तुमने ये बटरफ्लाई वाला टैटू ही क्यों बनाया, जिसमें वो आदमी बताता है कि ये टैटू एबियोना को दर्शाता है। और मैं आपको बता दूं कि मिस फ्रीडमैन ने भी उसी कंप्यूटर में एबियोना पासवर्ड ट्राई किया था, यानी कि ये बटरफ्लाई और एबियोना वर्ड कहीं ना कहीं कनेक्ट है। खैर वो आर्टिस्ट बताता है कि एबियोना का मतलब बच्चों को बचाने वाले देवी का नाम है, जिसमें वो पूछती है कि मुझे ये किससे बचाएगी, जिसमें वो आर्टिस्ट बोलता है कि तुम वो बच्ची नहीं हो जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, शायद वो देवी तुम ही हो। फिर वो आर्टिस्ट उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। फिर एमा के जाने के बाद हम वो आर्टिस्ट को देखते हैं जिसके पास वही ऑक्टोपस वाला टैटू का सैंपल पिक्चर रहता है और वो उसे जला देता है। इधर मिकी घर जाके अपनी मॉम को ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर उन्हें कॉल भी करता है लेकिन उसकी मॉम रिसीव नहीं कर रही होती है। फिर मिकी अपनी बुआ को बुलाता है और उनके साथ वो ढूंढने लगता है। उसकी बुआ के कार में जीपीएस रहता है जिसे वो लोग ट्रैक करके उसकी मॉम को ढूंढ लेते हैं। इधर मिकी के घर में वही सूट वाला आदमी आता है और उसके लैपटॉप में कुछ कॉपी करने लगता है। तभी वहाँ स्पून भी मिकी के लिए कुछ खाना लाया रहता है और सूट वाला आदमी उसे देख के छुप जाता है।
थोड़ी देर बाद स्पून वहाँ से चले जाता है और सूट वाला आदमी भी डेटा कॉपी करके वहाँ से चले जाता है। इधर ट्रॉय को हम देखते हैं जिसको शक रहता है कि उसका डैड का अफेयर चल रहा है मिकी की बुआ सीरा के साथ। दूसरी तरफ बैट लेडी अपने घर के सीसीटीवी में मिस फ्रीडमैन को देखती है। मिस फ्रीडमैन उसके बैकयार्ड में वही कब्र को देखती है जो बैट लेडी ने उस आदमी को मार के दफनाया था। मिस फ्रीडमैन बैट लेडी की तरफ देख के बोलती है तुमने इसे यहाँ दफनाया है। इधर हम रेचल को देखते हैं जो लॉकर रूम में जाती है और वहाँ से एक लॉकर से एशली का कुछ आईडी और पैसा मिलता है और तभी वहाँ वही ऑक्टोपस वाला आदमी आता है और कहता है वो तुम्हारा नहीं है और एपिसोड 2 हमारा यहीं खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम बैट लेडी को देखते हैं जो कुछ अपने पास्ट के सीन याद कर रही होती है जहाँ कुछ बच्चे ट्रेन के बगी के अंदर होते हैं। ट्रेन रुकने के बाद वो लोग बाहर उतरते हैं और उनके ड्रेस और आसपास के बंदूकों के आवाज से पता चलता है कि ये समय वॉर का था। वो बच्चों के सामने कुछ ब्लू कलर के बटरफ्लाई उड़ते हुए आते हैं। फिर वो बच्चे उस बटरफ्लाई को पीछा करते हुए एक हिल की तरफ जाते हैं जहाँ एक छोटी सी बच्ची खड़ी रहती है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट टाइम पर आता है और हम बैट लेडी के साथ में वही कार्ड को देखते हैं जो मिकी के लैपटॉप में डेटा कॉपी करके लाया हुआ रहता है क्योंकि बैट लेडी भी एशली को ढूंढ रही होती है। वो लोग लैपटॉप पे चेक करते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ एशली का फोटो ही मिलता है। फिर बैट लेडी बोलती है कि हमें कुछ करना होगा और पता नहीं सब बच पाएंगे या नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम मिकी और उसकी बुआ सीरा को देखते हैं जो मिकी की मॉम को फिर से एडमिट करने आए थे क्योंकि उसकी मॉम फिर से डिप्रेशन में होने लगी थी। इधर हम रेचल को देखते हैं जो कल रात उस ऑक्टोपस वाले आदमी से बचते हुए घर आ गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर, हम ट्रॉय के दोस्त बक को देखते हैं। बक ट्रॉय को मैसेज करता है कि रेचल स्कूल नहीं आई है। इधर हम एमा को भी देखते हैं जो आर्ट क्लास में रहती है। उसके पास वेटनी आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। दरअसल वेटनी को क्रश रहता है एमा के ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग स्कूल के असेंबली में होते हैं। मिस फ्रीडमैन सबको इन्फॉर्म करते हैं कि मिस्टर बी जो स्कूल के ड्रामा टीचर थे वो अपने परिवार के प्रॉब्लम के चलते वो स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। मिस्टर बी वही आदमी होता है जिसे बैट लेडी ने मारकर अपने बैकयार्ड में दफन की थी। फिर वो इंट्रोड्यूस करती है एंजेलिका वाइट को जो एक बड़ी सेलिब्रिटी है और इस बार वो स्पॉन्सर कर रही है स्कूल के म्यूजिक एंड ड्रामा फेस्टिवल जो हर साल एक सेलिब्रिटी से स्पॉन्सर करवाते थे स्कूल वाले। खैर एंजेलिका वाइट थोड़ी बहुत स्पीच देती है और अनाउंस करती है कि इस बार म्यूजिक एंड ड्रामा फेस्टिवल में फैंटम कौन बनेगा जिसमें सभी लोग बक के लिए चीयर करते हैं। जो हम स्पून को भी देखते हैं जो सैड होता है क्योंकि उसे भी फैंटम बनना था और वो एंजेलिका वाइट का बड़ा फैन रहता है। इधर हम सीरा को देखते हैं जो अपने घर में सोई हुई रहती है और तभी वहाँ सीरा के मॉम और डैड आते हैं यानी कि मिकी के ग्रैंड पेरेंट्स। वो लोग अपने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए होते हैं लेकिन हम देख सकते हैं कि सीरा उनके आने से खुश नहीं रहती है। खैर इधर स्कूल असेंबली में मिकी वहां आता है और उसे देखकर एमा और स्पून भी बाहर आके मिकी से बात करते हैं जहां मिकी बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत फिर से खराब होने के कारण उन्हें एडमिट करना पड़ा और कहता है एशली को भी जल्दी ढूंढना पड़ेगा। फिर स्पून उन्हें एक जगह ले जाता है और स्कूल के बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम होता है जो काफी खुफिया और कूल होता है। वहाँ पर कुछ पाइप्स लगे रहते हैं जो डायरेक्ट स्टाफ के रूम में कनेक्ट होता है जिससे वो लोग सारे स्टाफ के बातें सुन सकते हैं। फिर स्पून उन्हें बताता है कि ये जगह वो लोग अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं और वो कुछ जानकारी सॉल्व करके रखे रहता है बोर्ड पर और उन्हें दिखाता है। फिर वो लोग ध्यान से सोचने पर उन्हें एशली के स्कूल लॉकर याद आता है जहाँ मिकी ने उसके साथ फोटो खिंचवाया था। फिर वो लोग लॉकर चेक करते लेकिन वो लॉकर खाली रहता है लेकिन मिकी को अच्छी से याद रहता है कि एशली ने उस लॉकर में अपना बैग रखा था। फिर वो लोग वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा को देखते हैं लेकिन उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलना मुश्किल रहता है। फिर स्पून साइड में खड़े हुए मुस्कुराता है और उसको बताता है कि उसके पास है क्योंकि उसने स्कूल का सीसीटीवी कैमरा हैक करके रखा है। फिर स्पून सारा फुटेज डाउनलोड कर लेता है। फिर वो लोग बारी बारी करके फुटेज चेक करने लगते हैं। पहला शिफ्ट मिकी का रहता है तो वो चेक करने लगता है और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिकी फुटेज चेक करता है और वो एशली को देखता है जो वो एशली के साथ बिताए वक्त को याद करने लगता है। फिर कुछ घंटे बाद एमा आती है क्योंकि उसका शिफ्ट होता है। फिर मिकी वहाँ से चले जाता है अपने घर जहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ रेचल भी आई होती है क्योंकि उनको साथ में प्रोजेक्ट करना रहता है। फिर मिकी और रेचल मिकी के रूम में चले जाते हैं। इधर हम एमा को देखते हैं जो फुटेज चेक कर रही होती है। फुटेज में वो वेटनी को देखती है जो हर वक्त उससे देखा करती थी जो देखकर एमा समझ जाती है कि वेटनी को उसके ऊपर क्रश है और एमा को भी उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो एशली को देखती है जो बहुत डरी हुई रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है मिकी के घर पर जहाँ ट्रॉय की फैमिली भी पार्टी में आए रहते हैं। ट्रॉय रेचल को वहाँ पर देखकर थोड़ा सा शौक रहता है। फिर रेचल वहाँ से जाने लगती है जिसके पीछे ट्रॉय भी जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है जिस पे रेचल उसके ऊपर हाथ उठा देती है क्योंकि उससे वहाँ पर चोट लगा रहता है उस ऑक्टोपस वाले आदमी से भागते हुए। ट्रॉय फिर रेचल से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। खैर इधर हम सीरा और मिकी के ग्रैंड पेरेंट्स और ट्रॉय के पेरेंट्स को भी देखते हैं जो साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि सीरा और ट्रॉय के पेरेंट्स कॉलेज में काफी अच्छे दोस्त थे। तब सीरा ट्रॉय के डैड की गर्लफ्रेंड थी और ट्रॉय की मॉम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। खैर इधर हम इनके कन्वर्सेशन से ये जानते हैं कि सीरा के मॉम डैड ये चाहते थे कि सीरा को सही टाइम पर शादी कर लेना चाहिए था लेकिन सीरा अपना करियर चूज करती है जिसके कारण वो शादी नहीं करती लेकिन उसकी मॉम उसे फिर भी ताने मारते रहते हैं जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। फिर सीरा घर के छत में जाकर बैठी रहती है और तभी वहाँ ट्रॉय की मॉम हैना आती है। फिर वो दोनों अपने पुराने दिन के बारे में बात करने लगते हैं। इधर हम मिकी को देखते हैं जो घर के अंदर जाता है जहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स किसी के बारे में कह रहे होते हैं और कहते हैं कि उन्हें उससे बात करना चाहिए।
ये सब बातें मिकी सुन लेता और वो अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ मिकी और मिकी के डैड जंगल में कैंप कर रहे होते हैं। फिर उसके डैड रात में झील के किनारे हाथ धो रहे होते हैं। फिर मिकी वहाँ आता है, जो उसके डैड उसे समझाते हैं कि अच्छा ही काम करने से बुराई भी पीछे पड़ जाती है और उनका काम है उन पे नजर रखना, और सामना ना कर पाए तो अपने फैमिली को सेव करना। और मिकी को बैग पैक करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से तुरंत जाना था। फिर हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं। मिकी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दिलासा देता है। फिर वो लोग आपस में थोड़ी बात करते हैं। मिकी के ग्रैंडफादर उसे बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए सलाह देते हैं। इधर हम छोटा सा सीन एमा और स्पून का देखते हैं, जो फुटेज चेक कर रहे होते हैं। फुटेज में उन्हें एशली को चीयर गर्ल्स बुली करते हुए देखते हैं। फिर इधर हम सीरा को देखते हैं, जो घर के बाहर बास्केटबॉल खेल रही होती है, और तभी वहाँ मिकी भी आता है। सीरा उसे साथ में खेलने के लिए कहती है। फिर वो दोनों साथ में खेलते हैं और सीरा उसे बताती है कि उसकी मॉम क्यों पसंद नहीं थी। ब्रैड पहले एक अच्छा प्लेयर था, फिर मिकी की मॉम उनके लाइफ में आई। फिर ब्रैड ने अपने सारे फ्यूचर प्लान को भुला दिया। यही रीजन था कि सीरा मिकी की मॉम को पसंद नहीं करती थी। फिर उसकी बुआ उसे बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए बोलती है, लेकिन मिकी का अभी भी मन नहीं रहता टीम ज्वाइन करने का। फिर उसे स्पून का मैसेज आता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाके वो फुटेज में देखता है कि एशली का लॉकर कोई खोल रहा होता है, लेकिन वो लॉकर वहाँ खाली रहता है, सिर्फ एक हिप्पो का स्टिकर रहता है, जिससे वो आदमी लेके चले जाता है। और वो लोग देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं, वो बैट लेडी का गार्ड रहता है। फिर मिकी अकेले ही बैट लेडी के घर की तरफ निकल जाता है। इधर हम सीरा और हैना को देखते हैं, जो साथ में बात कर रहे होते हैं, और तभी हैना सीरा को किस करती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पे इंटरेस्टेड है। इधर हम मिकी को देखते हैं, जो बैट लेडी के घर में जाता है। घर के बाहर से वो देखता है कि वही सूट वाला आदमी गाड़ी रख रहा होता है। मिकी चुपके से गैरेज के अंदर घुस जाता है और उसे वहाँ एक सीक्रेट बंकर दिखता है। वो बंकर के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक सीढ़ी दिखता है। वो उसमें चढ़ता है और वो सीधा घर के अंदर एक रूम में निकलता है, जहाँ पहले से ही वो सूट वाला आदमी बैठा रहता है। इधर हम एमा और स्पून को देखते हैं। एमा स्पून को बोलती है कि हमें मिकी के साथ जाना था, लेकिन स्पून याद दिलाता है कि मिकी ने खुद मना किया था उसके साथ जाने को, और बोलते हैं कि मिकी शायद ज्यादा ही जज्बाती हो रहा है। पहले अपने डैड को नहीं बचा पाया, फिर उसकी मॉम को, और अब उसे एशली को बचाना है। फिर वो लोग सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करते हैं, क्योंकि सूट वाला आदमी से पहले ही कोई लॉकर खाली कर चुका था। फिर वो लोग फुटेज चेक करते हैं, जहाँ उन्हें रेचल दिखती है, जो एशली का लॉकर से सारा सामान निकाल लेती है। इधर हम मिकी को देखते हैं, जो उसके सामने बैट लेडी आती है और उसे लिसा सोबत की कहानी याद दिलाती है। ये वही कहानी रहता है जो ट्रेन में बैठकर कुछ बच्चे भाग आए थे। एक्चुअली ये हिस्ट्री में घटी रियल कहानी रहता है, जहाँ लिसा सोबत ने कुछ बच्चों को बचाया था वॉर के टाइम में, और ये कहानी उनके स्कूल बुक्स में भी रहता है। खैर, बैट लेडी बोलती है कि सभी लोग बस ये जानते हैं कि उस वक्त लिसा सोबत ने बच्चों को बचाया था, लेकिन कोई भी उस मैजिकल बटरफ्लाई के बारे में नहीं जानता। और बोलती है वहाँ बटरफ्लाई तो थे, लेकिन वो जैसा सोचते हैं वैसा नहीं। और वो बताती है कि उस वक्त सारे बच्चे बच नहीं पाए, बस कुछ ही लोग बच पाए, क्योंकि वो भी वहाँ थी। फिर मिकी कहता है कि ये सबसे उसके डैड और एशली से क्या लेना देना। बैट लेडी बताती है कि जो आदमी ने उन 43 बच्चों को मारा था उसे लॉज का कसाई कहते थे, और उसने बैट लेडी के डैड को भी मारा था। फिर वो बैट लेडी उस आदमी का फोटो दिखाती है, जिसे मिकी देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही आदमी रहता है जिसने मिकी के डैड को उस रात एम्बुलेंस में रखा था, और सेम उसके फेस में भी निशान रहता है। फिर हम पास्ट के वही जंगल वाले सीन देखते हैं, जहाँ मिकी के डैड उसे बैकपैक करने को बोल रहे होते हैं। वहाँ हम एशली को भी पेड़ के पास देखते हैं, जो उन्हें दूर से देख रही होती है। और एपिसोड 3 हमारा यहीं खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम मिकी को देखते हैं, जो अपने घर पे एक्सीडेंट वाली रातों को याद कर रहा होता है, और उसके हाथ में बैट लेडी का दिया हुआ फोटो रहता है। ये वही आदमी का फोटो रहता है जिसने उसके डैड को एम्बुलेंस में लेकर गया था। मिकी उसी आदमी का कोई तो कनेक्शन है, ये सब में यही सोच रहा होता है। फिर सुबह होती है, हम सीरा को देखते हैं, जो वर्कआउट कर रही होती है, और वो पिछली रात हैना के साथ किस वाले सीन को याद कर रही होती है। फिर वो वर्कआउट करने के बाद किचन में जाती है, जहाँ मिकी आज जल्दी उठकर स्कूल के लिए जा रहा होता है। मिकी फिर स्कूल जाता है और अपने दोस्तों के साथ बैट लेडी का बात है और वो फोटो दिखाता है, लेकिन स्पून और एमा उसके बात पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फोटो में जो आदमी है वो 1940s का नाजिस का है, और ये इम्पॉसिबल है उस वक्त का इंसान आज भी जवान रहे। और वो दोनों मिकी को समझाते हैं कि ये सब बस मिकी का भ्रम है, और कहते हैं कि बैट लेडी की बातों पर तुम यकीन कैसे कर सकते हो। लेकिन मिकी उनके बातों को नहीं मानता और जाने लगता है, लेकिन वो लोग उसे रोकते हैं और सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जहाँ वो देखता है कि एशली का लॉकर रेचल ने खाली किया है। फिर मिकी रेचल से मिलता है और उससे पूछता है, जो रेचल मिकी को समझाती है कि इस वक्त हम इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं। उसे अपने घर 6 बजे आने के लिए बोलती है। फिर मिकी वहाँ से चले जाता है, और इधर रेचल ट्रॉय से बात करने की कोशिश करती है और उसे कल के लिए सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने गलती से ट्रॉय के ऊपर थप्पड़ मार दी थी। ट्रॉय उसे माफ कर देता है और सीन शिफ्ट होता है हैम्पिंग कैमल पर मीटिंग में, जहाँ वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हैना उस टीम की लीडर रहती है। हैना फिर सीरा को सबके सामने इंट्रोड्यूस करती है और सीरा को 2 शब्द बोलने के लिए बोलती है, लेकिन सीरा इसके लिए रेडी नहीं रहती है, इसलिए वो थोड़ा बहुत ही बोलती है और अपने पास्ट के अच्छे मोमेंट के बारे में बोलती है। जहाँ हम पास्ट में देखते हैं सीरा, हैना और केन यंग रहते हैं और वो लोग कॉलेज पार्टी में होते हैं। केन ज्यादा ड्रिंक करने के कारण उसे वॉमिट होते रहता है, इसलिए वो वॉशरूम चले जाते हैं। फिर हैना और सीरा साथ में बात करते हैं और वो लोग डांस करने लगते हैं।
मतलब यहीं से वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। खैर इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ सीरा स्पीच देने के बाद जाने लगती है। उसके पीछे हैना आती है और उसे शाम को 4 बजे मिलने को बोलती है, लेकिन सीरा उसे मना कर देती है और कल रात वाली बातों को भूल जाने के लिए बोलती है, जिसमें हैना भी बोलती है कि वो भूल चुके, उसे बस उसके साथ फ्रेंड बने रहना है और उसे 4 बजे आ जाने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाती है। खैर इधर हम मिकी को देखते हैं जो क्लास खत्म होने बाद वो मिस फ्रीडमैन से बात करता है और वो उस फोटो को दिखाकर पूछता है। मिस फ्रीडमैन ने सभी बच्चों को प्रोजेक्ट दिया था जहाँ मिकी और रेचल को साथ में प्रोजेक्ट करना था और उनका प्रोजेक्ट भी लिसा सोवेत पर था। खैर मिस फ्रीडमैन फोटो देखती है और उसे बुक में छपा हुआ असली फोटो दिखाकर बताती है कि तुम्हारे पास जो फोटो है वो किसी और का है। फिर सीन शिफ्ट होता है एमा पर जहाँ उसे स्पून का मैसेज आता है। एमा फिर स्पून के पास जाती है जहाँ उसका ऑडिशन रहता है, लेकिन जिसके साथ उसे डुओ करना था वो छोड़कर जा चुकी रहती है, इसलिए उसे सोलो परफॉर्म करना होगा, लेकिन स्पून इसके लिए रेडी नहीं रहता। बक का परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद स्पून की बारी आती है। स्पून अपने परफॉर्मेंस के बीच में अटकने लगता है। एमा फिर उसे याद दिला रही होती है, लेकिन स्पून फिर भी सही से याद नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए एमा भी स्टेज पर आती है और उसके साथ गाने लगती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मिस फ्रीडमैन वो दोनों का तारीफ करती है। फिर वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि वहाँ विटनी आती है और एमा की परफॉर्मेंस की तारीफ करती है। विटनी का भाई बक फिर उन्हें चिढ़ाने लगता है, जिसमें स्पून भी बक को चिढ़ाता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम छोटा सा सीन देखते हैं जहाँ हैना और सीरा आइसक्रीम खा रहे होते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर हम लोग मिकी को देखते हैं जो अपने घर में असली के बारे में सोच रहा होता है और तभी एमा उसके वहाँ आती है और मिकी को सुबह के बर्ताव के लिए सॉरी बोलती है। फिर मिकी भी उसे सॉरी बोलता है। फिर एमा बैड लेडी ने जो फोटो दिया था उसके बारे में बताती है कि ये फोटो फोटोशॉप्ड है, जिसमें मिकी को भी यही लग रहा था। एमा उन लोगों का फोटो दिखाती है जो उस एक्सीडेंट वाले रात पर ड्यूटी पर थे। फिर वो लोग देखते हैं कि जो बैड लेडी ने फोटो दिया था उस आदमी का फोटो उसमें कहीं नहीं रहता, लेकिन मिकी श्योर था कि उसने उस रात उस आदमी को देखा था। फिर मिकी एम्बुलेंस में बने सिंबल को ड्रॉ करता है और उसे इंटरनेट पे सर्च करता है, जिसमें उसके लोकल एरिया में एक एम्बुलेंस वालों का वेबसाइट दिखता है। फिर वो लोग उस वेबसाइट में दिए गए फोन नंबर पे कॉल करते हैं। कॉल करके उस दिन के वर्कर के बारे में पूछते हैं, लेकिन शॉकिंगली उस दिन कोई एम्बुलेंस सर्विस पर गया ही नहीं था और उस दिन एक एम्बुलेंस उनका चोरी हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है बैड लेडी के घर में, जहां हम पुलिस ऑफिसर कैन को देखते हैं। वो बैड लेडी के घर में चेक करने आया रहता है, तभी उसे बैकयार्ड में किसी को दफनाया हुआ दिखता है। फिर तभी वहाँ बैड लेडी भी आ जाती है। कैन उन्हें बताता है कि उसे किसी ने खबर दी है कि उनके यार्ड में कोई लाश दफनाई गई है, जिसमें बैड लेडी उसके ऊपर गुस्सा होती है। लेकिन कैन उनसे उस खोदे हुए मिट्टी के बारे में पूछता है, जिसमें बैड लेडी बोलती है कि उसके घर के यार्ड में एक हिरन आके मरा हुआ था, इसलिए मैंने उसे वहाँ दफन करवा दिया। लेकिन कैन चेक करने के लिए फिर भी गड्ढा खोदने लगता है और हम बैड लेडी को भी देखते हैं जो बहुत घबराई हुई रहती है। और हम उस सूट वाले आदमी को भी देखते हैं जो गन लिए हुए रेडी रहता है कैन को मारने के लिए। कैन थोड़ी देर मिट्टी खोदता है और उससे हिरन का पैर दिखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि बैड लेडी सच बोल रही थी कि यहाँ हिरन को दफनाया गया है। फिर बैड लेडी उसे अगर तसल्ली हो गई है तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इधर स्कूल में हम एमा और स्पून को देखते हैं, जो स्पून उसे बताता है कि मिस कैन गायब हो गई है और स्पून को लग रहा होता है कि मिस कैन का गायब होना भी असली के गायब होने से जुड़ा हुआ है। फिर स्कूल के नोटिस बोर्ड में कास्टिंग लिस्ट निकल चुकी थी, जहां वो दोनों को अच्छा रोल मिला रहता है, लेकिन एमा परफॉर्मेंस नहीं करना चाहती थी और विटनी भी उनके पास आती है और एमा को कांग्रेट्स करती है और बताती है कि वो मेकअप आर्टिस्ट है इस इवेंट में। फिर स्पून एमा को डॉक्टर कैन के ऑफिस ले जाता है और वो लोग वहाँ से असली से जुड़े हुए सुराग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें डिलन का रिपोर्ट मिलता है जहाँ वो लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर कैन डिलन के डॉक्टर थे। डिलन वही लड़का जो मिकी के डैड के बचपन का बेस्ट फ्रेंड था और वही बचपन में गायब हो गया था। फिर वो दोनों रिपोर्ट चेक करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि डिलन के डैड उसे अब्यूज किया करते थे और देखते हैं कि डिलन जिस दिन गायब हुआ था उस दिन का भी डेट उसमें डाला हुआ रहता है, लेकिन उस दिन का रिपोर्ट खाली रहता है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन डिलन गायब हुआ था डॉक्टर कैन ने उसे उस दिन देखा था। इधर हम बैड लेडी को देखते हैं जो मिस फ्रीडमैन से मिलती है और उसे धमकी देती है कि उसके काम में टांग ना अड़ाए, क्योंकि मिस फ्रीडमैन ने ही पुलिस को खबर दी थी कि उसके घर में लाश दफनाया गया है। मिस फ्रीडमैन उसे बोलती है कि तुमने हमारे स्कूल के एक ड्रामा टीचर को मारा है एंड मिकी के पीछे मत पड़ो वो फेक फोटो दिखाकर। इस सीन में हम ये जानते हैं कि फोटो वाले आदमी का नाम लूथर रहता है, जिसमें बैड लेडी बोलती है कि वो ड्रामा टीचर कोई दूध का दूल्हा नहीं है, वो मासूम लड़कियों को बेचा करता था। फिर बैड लेडी उसे आखिरी वार्निंग देकर वहां से चले जाती है। इधर हम मिकी को देखते हैं जो रेचल के घर आया रहता है। वो रेचल से एस्ली के बारे में पूछता है। रेचल उसे बताती है कि एस्ली जब चेयर लीडिंग के वक्त आई थी उसके डांस मूव थोड़ा अश्लील थे, इसलिए दूसरे लड़की उसे परेशान करने लगे, जिससे एस्ली वहां से रोते हुए चले जाती है। फिर रेचल उसे समझाने उसके पीछे जाती है, लेकिन वो देखती है कि कुछ आदमी एस्ली को किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो देखकर रेचल एस्ली को उनसे बचाती है और उसे बाहर सेफ जगह ले जाती है और उससे पूछती है कि वो लोग उससे क्यों किडनैप करना चाह रहे थे, जिसमें एस्ली रेचल को ये सब में पढ़ने से मना करती है और बताती है कि वो शहर छोड़कर चले जाएगी, जिसमें रेचल उसे मना करती है और उसके घर में रुक जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसके डैड भी ज्यादातर टाइम घर से बाहर रहते हैं। ये सब सुनकर मिकी पूछता है कि एस्ली यहाँ पर है, जिसमें रेचल हाँ बोलती है। फिर मिकी उसे एस्ली से मिलाने के लिए बोलता है। रेचल उसे एस्ली से मिलाने गेस्ट रूम ले जा रही होती है और तभी घर के बाहर वही ऑक्टोपस वाला आदमी घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है और एपिसोड 4 हमारा यहीं खत्म होता है। तो ये थे इस सीरीज के हमारे 4 एपिसोड। आखिर वो ऑक्टोपस वाला आदमी है कौन? क्या मिकी के डैड अभी भी जिंदा है? और एस्ली को किडनैप कौन करना चाहता है? और सबसे बड़ी राज, ये बैड लेडी आखिर चाहती क्या है?
तो इन सारे राजों के पत्ते हमारे लास्ट वीडियो में खुलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।